1950 के शूमन डिक्लेरेशन के साथ यूरोप के अंदर कुछ नेशन डिसाइड करते हैं कि उनको एक साथ आना चाहिए फॉर द इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल बेटरमेंट ऑफ देयर सिटीजन्स। और 1950 से 1992 तक ये यूरोप के कुछ नेशंस हैं वो कुछ मुद्दों पर एक सुपर नेशन बनाने की बात करते हैं। और 1992 की मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी के साथ यूरोपियन यूनियन का गठन होता है, जिसके सब्सिडरी ऑर्गन्स होते हैं वहाँ का यूरोपियन पार्लियामेंट, यूरोपियन कोर्ट, यूरोपियन बैंक, ह्यूमन राइट वहाँ का काउंसिल, वहाँ का सेक्रेटरीट। तो ऐसे कई ऑर्गन्स हैं जो यूरोपियन यूनियन के अंतर्गत आते हैं। और उनमें से ही सबसे महत्वपूर्ण जो बॉडी है, लॉ मेकिंग बॉडी है, वो यूरोपियन पार्लियामेंट है, जो कि कुछ मुद्दों के अंदर जितने भी 27 नेशंस हैं यूरोपियन यूनियन के, उनमें से कुछ मुद्दे जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो गया, या फिर आपका ट्रेड हो गया, या आपका मॉनेटरी पॉलिसी हो गई, इन कुछ सिमिलर मुद्दों पर यूरोपियन यूनियन के नेशंस अपना जो लॉ मेकिंग जो पावर है या एग्जीक्यूटिव पावर है वो यूरोपियन यूनियन को समर्पित करते हैं। और इस तरीके से एक सुपर नेशन पिक्चर के अंदर आता है जिसका नाम यूरोपियन यूनियन बनता है। हाल ही के अंदर यूरोपियन यूनियन पिक्चर के अंदर था बिकॉज यूरोपियन पार्लियामेंट ने एक लॉ पास करा है जिसका नाम बना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट। ये दुनिया का पहला एक डेडिकेटेड लॉ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। इससे पहले भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत सारे रेगुलेशन रूल्स आ चुके हैं, पर एक ऐसा कोई डेडिकेटेड लॉ नहीं आया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करने के लिए, जो कि यूरोपियन पार्लियामेंट ने अभी हाल ही में पास किया है। कुछ दिनों बाद ये नोटिफाइड हो जाएगा और 24 मंथ्स, 6 से लेकर 24 मंथ्स तक, ठीक है, स्टेजेस पे डिपेंड करता है, ये लॉ पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉ ने फर्स्ट टाइम हिस्ट्री के अंदर ये बात स्वीकार करी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज़रूर एक डेवलपमेंट की बात करता है। ये हमारे ह्यूमन रेस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। ये नेगेटिव भी है इसलिए इसको रेगुलेट करने की दरकार थी, इसकी डिमांड थी, और ये कहीं ना कहीं हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको भी वायलेट करने के लिए ये बहुत ज़्यादा रिस्क वाला एरिया है, इसलिए इसको रेगुलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इसलिए यूरोपियन पार्लियामेंट ने इस पर एक डेडिकेटेड लॉ बनाया है। इस लॉ के अंदर आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करा है। फर्स्ट जो पार्ट है बेसिकली अनएक्सेप्टेबल रिस्क है, जैसे कि आपका सोशल स्कोर का मतलब है किसी भी नागरिक की पर्सनल डिटेल्स के बेसिस पे गवर्नमेंट उसका एक स्कोर निर्धारित करती है, और उस स्कोर निर्धारित के बेसिस पे गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेप्स लेती है। तो कहीं ना कहीं ये राइट टू प्राइवेसी और राइट टू ह्यूमन डिग्निटी का वायलेशन है, जो कि यूरोप के अंदर अनएक्सेप्टेबल रिस्क के तहत डाला गया है। चाइना के अंदर हम देखें तो चाइना ने एक क्रेडिट स्कोर या फिर सोशल स्कोर तैयार कर दिया है वहाँ के नागरिक का। जो भी नागरिक हैं वहाँ के जो लोन डिफ़ॉल्टर्स हैं और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस कंटिन्यूसली तोड़ रहे हैं, उन पर चाइना सरकार ने स्टेप लिया है। वो इंडिविजुअल पे ही नहीं, इवन कंपनीज़ पर भी चाइना सरकार स्टेप ले चुकी है, जिसमें कुछ इंडिविजुअल्स ने शिकायत करी है कि उनका रेलवे जो टिकट होता है वो जनरेट नहीं हुआ है, एरोप्लेन की जो फ़्लाइट्स हैं वो जनरेट नहीं हो रही हैं। एम्प्लॉयमेंट डिस्क्रिमिनेशन भी उन नागरिकों के साथ कराया जाएगा। स्कूलिंग में भी उनके बच्चों का दाखिला नहीं होगा। हॉस्पिटल्स में उनको सेवाएं प्रदान नहीं करी जाएगी जिनका सोशल स्कोर लो है चाइना के अंदर। इसी प्रकार की जो डेंजरस थिंग है वो यूरोपियन पार्लियामेंट को पता थी, और उनको भी शक था कि कहीं ना कहीं सरकार इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल के साथ ऑन द बेसिस ऑफ सोशल स्कोर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करे किसी नागरिक के साथ। इसलिए उस सोशल स्कोरिंग को अनएक्सेप्टेबल रिस्क के अंतर्गत डाला है। इसका मतलब ही किसी भी प्रकार से एक्सेप्टेबल नहीं रहेगी यूरोपियन यूनियन के अंदर। सेकंड जो प्रकार है वो हाई है, थर्ड जो इसका टाइप है वो लिमिटेड है, और फोर्थ है मिनिमम रिस्क। तो ये 4 रिस्क इस लॉ के अंदर डाली गई हैं। पहला जो रिस्क है बिल्कुल भी अनएक्सेप्टेबल है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो रिस्क है उनको रेगुलेट करा गया है इस एक्ट के तहत। रेगुलेट इसलिए करा गया है क्योंकि कई बार गेमिंग इंडस्ट्री है, ये जॉब्स क्रिएट करती हैं। कई बार आपके फेशियल रिकॉग्नाइजेशन है उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत यूज़ करा जाता है
जिससे कि क्रिमिनल जो हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं उनको पकड़ा जाए, टेररिस्ट है उनको भी पकड़ा जा सके। तो इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस प्रकार से रेगुलेट करा जाएगा कि जो बायोमेट्रिक्स है वो केवल कुछ ही दायरे के अंदर सरकार ले सके कुछ समय के लिए, और वो भी रेगुलेटेड हो। और रेगुलेशन का यहाँ मतलब है कि एडमिनिस्ट्रेटिव या जुडिशरी लाइसेंस चाहिए होगा आपको। उस टाइम यूरोप की सरकारों को अगर उनको चाहिए कि किसी प्रकार का पर्सनल डेटा यूज़ करा जाए सिटीजन का, इसका मतलब रेगुलेशन है वो बताता है कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अगर आप किसी भी नागरिक के प्राइवेट डेटा को यूज़ करना चाहते हो फॉर द लॉ एनफोर्समेंट, तो उसके लिए एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होना चाहिए। तो ये 4 रिस्क एरियाज़ हैं जो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट ने ढूंढे हैं और इनको रेगुलेट करने के लिए लॉ आज पिक्चर के अंदर आया है। उसके अलावा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोर्ड होगा जो देखेगा कि 4 रिस्क एरियाज़ हैं, इनको सरकार, प्राइवेट कंपनीज फॉलो कर रही हैं या नहीं फॉलो कर रही हैं। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एक्ट है इसका एक्स्ट्रा टेरिटोरियल क्षेत्राधिकार या जुरिडिक्शन होगा, जो कि यूरोपियन यूनियन के अंदर पहले भी स्पेशली GDPR के अंदर भी हमने देखा था, जिसका मतलब है जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, जिसको जो भी एक आपका एक्स्ट्रा टेरिटोरियल क्षेत्राधिकार वाला लॉ था। तो बेसिकली यूरोप के अंदर डेटा पर 2 लॉ अब काम करेंगे। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट है और उससे पहले आपका जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन एक्ट था जो डेटा को रेगुलेट करता था, और इसका भी क्षेत्राधिकार एक्स्ट्रा टेरिटोरियल था। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल का मतलब है अगर कोई बाहर की कंपनी यूरोप के अंदर काम करती है तो वो उस डेटा को इन दोनों लॉ के तहत ही यूज़ कर सकती है। इसका मतलब इन दोनों लॉ का एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन है। धन्यवाद।